नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। आज देश में बड़ी खबर तो ज्ञानवापी पर कोर्ट का फैसला रही और इस बड़ी खबर के बीच एक और बड़ी खबर दब गई। लेकिन उस बड़ी खबर को आपके लिए हम लेकर आए हैं। हम बात कर रहे हैं सोनाली हत्याकांड की। 20 दिन बाद हत्या की जांच सीबीआई को सौंपी गई, ये पता लगाने के लिए कि सोनाली की हत्या क्यों हुई और क्या इस कांड का कोई और मास्टरमाइंड है। सोनाली फोगाट की मौत को 20 दिन बीत चुके हैं और अब 20 दिनों बाद हत्या के सच की तलाश के लिए सीबीआई को लगाया गया है। सोनाली फोगाट के केस की इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, लेकिन मैं इसके ऊपर कहते वक्त मुझे लगता है कि लोगों की डिमांड है वहाँ से कंटिन्यूसली कि ये केस सीबीआई के पास देने चाहिए। उनकी बेटी की भी डिमांड थी, तो फिर आज हम वो केस सीबीआई के पास दे रहे हैं। सवाल ये कि मौत के 20 दिन बाद सीबीआई को जांच में मिलेगा क्या? इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले इन दो तस्वीरों को देखिए। ये दोनों तस्वीरें उस वक्त की हैं जब गोवा और हरियाणा पुलिस अपने स्तर से पूरे मामले की छानबीन कर रही थी। पहली तस्वीर गोवा पुलिस की है, जिसने हिसार में सोनाली के फार्म हाउस से लेकर उनके घर तक में छानबीन की थी और सबूत जुटाए थे। दूसरी तस्वीर हरियाणा पुलिस की है, जिसने सोनाली के फार्म हाउस में सीसीटीवी से सबूत जुटाए थे और वीडियो सबूत जमा किए थे। अब इन दोनों जांच एजेंसियों की तहकीकात के बीच गोवा सरकार ने 20 दिन बाद सीबीआई को केस सौंपने का फैसला किया। तो फिर आज हम वो केस सीबीआई के पास दे रहे हैं। जबकि सोनाली का परिवार, सोनाली की बेटी और कई सामाजिक संगठन पहले दिन से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। मैं मेरे बड़े बुजुर्गों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरी माँ को न्याय दिलाने में आप मेरी और मेरे परिवार वालों का साथ दें। सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसके लिए भी आप सरकार से कहें हमारा साथ दें। जैसे अब सीबीआई को ये केस हैंडओवर कर दिया गया है, तो अब सब कुछ मामला ना सामने खुल के आएगा। तो हम सभी फैमिली वाले यही चाहते थे, और अब सीबीआई को जैसे हैंडओवर कर दिया गया है तो सब कुछ सामने आएगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। गोवा पुलिस की कार्रवाई से तो हम संतुष्ट नहीं थे, स्टार्टिंग से ही नहीं थे, इसलिए हम स्टार्टिंग से ही सीबीआई की मांग कर रहे थे। हमें ये प्रॉपर्टी और फाइनेंशियली मर्डर लग रहा था और साथ में राजनीतिक मर्डर लग रहा था। प्रॉपर्टी और फाइनेंशियली हम लोगों ने खुद गोवा पुलिस के आने से पहले ही चेक कर लिए थे। प्रॉपर्टी और फाइनेंशियली दोनों चीज़ें सोनाली जी की सेफ हैं, तो ये पॉलिटिकल मर्डर ही है और इस वजह से ये सीबीआई को हैंडओवर नहीं कर रही थी गोवा पुलिस। इसमें आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है। और जितने रविवार को हिसार में खापों की बैठक हुई थी, जिसमें सीबीआई जांच की मांग को लेकर अल्टीमेटम दिया गया था। अब सवाल ये है कि सीबीआई जांच की मांग हो क्यों रही है। आरोप है कि सोनाली फोगाट की हत्या ड्रग्स देकर की गई। ड्रग्स देकर हत्या करने के आरोप में गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों के पॉलिटिकल कनेक्शन भी रहे हैं। इतना ही नहीं, ड्रग्स मुहैया कराने वाले आरोपियों को भी गोवा पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। तो सवाल ये है कि सीबीआई इस बात का पता कैसे लगाएगी कि सोनाली की हत्या क्यों हुई, क्योंकि 20 दिन बाद भी असली सबूत तो मिट गए होंगे। ये दोनों ही तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है कि सबूत अब ओरिजिनल हालत में नहीं है। पहली तस्वीर गोवा के उस कर्लिस होटल की है जहां सोनाली की मौत हुई और पिछले दिनों इस होटल के एक हिस्से पर बुलडोजर चल गया। मतलब सबूत का बड़ा असली हिस्सा सीबीआई को नहीं मिलेगा। दूसरी तस्वीर हिसार के उस घर की है जहां गोवा पुलिस ने जांच की और जांच के बाद उस घर में मीडिया ने कोना कोना तलाश लिया। मतलब कोई सबूत रहा भी होगा तो अब ओरिजिनल हालत में नहीं होगा। ऐसे में फिर यही सवाल, सीबीआई कौन सा सच खोज कर निकालेगी? वैसे सूत्रों की माने तो अब तक की जांच में गोवा पुलिस हत्या का मकसद सिर्फ सोनाली की
करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा करने की नीयत मानकर चल रही है। हत्या में कोई दूसरा एंगल अब तक सामने नहीं आया है। सूत्रों के मुताबिक गोवा पुलिस की माने तो गिरफ्तार आरोपियों ने माना है कि सोनाली फोगाट की हत्या सोची समझी साजिश के तहत की गई। ड्रग्स देने की प्लानिंग इन आरोपियों ने पहले से ही तय कर रखी थी। क्या इसके पीछे कोई और भी है जिसका सच सामने आना बाकी है? और अब सीबीआई नष्ट हुए सबूतों की पड़ताल कर यही पता लगाएगी। तो भारत की बात में आगे बढ़ेंगे। बिहार में नीतीश कुमार को उनके समर्थक सुशासन बाबू कहते हैं, लेकिन आज जो तस्वीरें बिहार के साथ साथ देश देखेगा उससे ये पता चलेगा कि सुशासन नाम आज शर्मिंदा है और इस सुशासन को शर्मिंदा करने वाला और कोई नहीं, नीतीश कुमार के खुद के मंत्री और अफसर हैं। बिहार के इन दो चेहरों को देख लीजिए। पहली तस्वीर में बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह हैं, जो खुद को चोरों का सरदार मानते हैं, और दूसरी तस्वीर में बिहार के वैशाली में जंदाहा के थाना प्रभारी विश्वनाथ राम हैं, जो अपराधी को खोजने में मानसिक रूप से परेशान हैं। पहले खुद को चोरों का सरदार मानने वाले मंत्री का बयान सुनिए। 150-200 करोड़ रुपया यह भी खा जाता है बीबी का वाला। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो चोरों का हम सरदार हैं और सरदारी में खाएंगे। जब चोरी हो रहा था उसके सरदार हुए, तो आप कम से कम पुतला उतला फूकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है मेरे से, और नहीं फूकना बंद करिएगा तो यही लगेगा कि नहीं सब ठीक चल रहा है। जब सूबे का मंत्री ही अफसरों को चोर कहे, खुद को चोरों का सरदार कहे, तो भला उस राज्य में जनता का भला कौन करेगा? इसके बारे में सोच लीजिए। सुधाकर सिंह लालू की पार्टी के विधायक हैं और उनके पिता जगदानंद सिंह लालू की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। कैमूर के एक कार्यक्रम में उनके मुंह से ये बातें निकली थी। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो चोरों का हम सरदार हैं और सरदारी में खाएंगे। जब चोरी हो रहा था उसके सरदार हुए। अब जहां मंत्री ही इस तरह की बातें कर रहा हो, वहां के अफसर क्या कहेंगे? हाजीपुर में लड़की से गैंगरेप का मामला चर्चा में है। इस केस की जांच कर रहे एसएचओ विश्वनाथ राम से जब एबीपी न्यूज के रिपोर्टर राजा ने केस की जानकारी मांगी, तो उनका जवाब हैरान करने वाला था। नमस्ते, राजा बोल रहा हूँ एबीपी न्यूज चैनल हाजीपुर से। जी बोला जाए। सर, वीडियो वायरल वाले मामले में सर क्या अपडेट है अब तक? सर अभी कुछ नई अपडेट है। कितने लोगों पर एफआईआर वगैरह किया गया? सर नेम्ड है 3 पर्सन, अज्ञात भी है। जो लड़की के साथ एक युवक है जो बचाव कर रहा है सर, वो लड़का कौन है सर? वो अब उतना आप वेरीफाई मत कीजिए हमसे, ठीक है? हम लोग अपना भी मानसिक रूप से परेशान है पकड़ने के चक्कर में, ठीक है? पकड़ा जाएगा तो सब सामने आ जाएगा आपको। हाँ, मतलब कि उसके साथ का प्रेमी है या फिर वो जो बर्दाश्त का अंजाम हम देने ये वाला? नहीं आपको अभी क्लियर करेंगे। नाम हम किसी का बता के कि उजला पैंट वाला ये है, काला पैंट वाला ये है, शॉर्ट वाला ये है, वे कर करके अगर बता देंगे तो आदमी जो हम परेशान है और उससे ज्यादा परेशान रहेगा, मिलेगा नहीं, भाग जाएगा विदेश। सर, जो लड़का जो बचाव जिसके पीछे लड़की छुप रही है, क्या उन लोगों पर भी एफआईआर किया गया? हम ये कहना चाह रहे थे, ये पूछना चाह रहे थे। सब पर एफआईआर है जी। ये उस बिहार की बातें हैं जहां के मुखिया नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री का ख्वाब बुना जा रहा है। भारत की बात में आगे बढ़ेंगे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को भू समाधि दे दी गई है। कल नरसिंहपुर के आश्रम में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। आज संत का पूरे रीति रिवाज के साथ उनको समाधि दी गई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को भू समाधि दी गई। आप देख सकते हैं मेरे सामने अब से अभी ये भू समाधि का अंतिम दौर शुरू हो गया है। पहले उनको उनका दंड तोड़ा गया स्वामी जी का, उसके बाद उनको जो नमक से उनको चारों तरफ से भर दिया गया और उसके बाद अब उनके ऊपर मिट्टी डाली जा रही है। और इस प्रकार से ये आखिरी दस्तूर है कि एक सन्यासी को किस तरीके से भू समाधि दी जाती है। और इस भू समाधि के बाद इस पूरे जो बड़ा गड्ढा है, इस पूरे गड्ढे को पूरी मिट्टी से भर दिया जाएगा।
साधु संतों ने मंत्रों का जाप किया, संतों के रीति रिवाज से आखिरी विदाई दी गई और स्वरूपानंद सरस्वती जी अनंत यात्रा पर निकल पड़े। इससे पहले बेहद ही भावुक कर देने वाले माहौल में भजन कीर्तन के साथ स्वामी जी के पार्थिव शरीर को पालकी पर बैठाकर समाधि स्थल तक लाया गया। स्वामी जी की इच्छा अपनी आराध्य देवी के समीप ही समाधि की थी। उसी इच्छा के मुताबिक नरसिंहपुर में ज्योतेश्वर के परमहंसी गंगा आश्रम में ये समाधि दी गई है। लोग यहाँ रामधुन गा रहे हैं और श्री राम जय राम के नारे लगा रहे हैं, मगर कुल मिला के एक बड़ा भावुक क्षण है। एक भावुक क्षण होने के साथ साथ लोग इस मौके को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं। हर किसी के हाथ में मोबाइल है, कोई फोटो खींच रहा है, कोई वीडियो बना रहा है। हर आदमी इस मौके को अपने ग्रहण कर लेना चाहता है, अपने पास रख लेना चाहता है। हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने रविवार को आखिरी सांस ली थी, जिसके बाद उनके अंतिम दर्शन के लिए कल से ही आम और खास भक्तों का तांता लगा हुआ था। आप देख सकते हैं इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए हैं। अधिकतर लोगों की आंखों में आंसू हैं, दुख है, शोक है, और ये सब लोग अपने इस गुरु को अंतिम विदाई दे रहे हैं। दरअसल ये वो मौका है जो कभी कभी ही आता है, और ये वो संत था, इतने बड़े कद का संत था जो पूरे 100 साल तक, जो पूरे 100 साल की लंबी आयु जीने के बाद फिर ब्रह्मलीन हुआ है, और अपने लोगों को इसने हमेशा ज्ञान का प्रकाश बांटा है, ज्ञान का आनंद का प्रकाश बांटा है। और जहाँ भी हिंदू धर्म की चर्चा की बात हुई, हिंदू धर्म के पक्ष में खड़े होने की बात की, उसको नई रोशनी दी है, एक नई राह दिखाई है। ऐसे स्वामी स्वरूपानंद जी को अंतिम विदाई देने के लिए लोग यहाँ पे उमड़ पड़े हैं, और निश्चित ही एक बड़ी भावभीनी विदाई है एक बड़े संत की। कैमरामैन होमेन देशपांडे के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, ज्योतेश्वर, नरसिंहपुर। और भारत की बात में इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में जो आपस की लड़ाई है वो औकात पर आई। जेडीयू से निकाले गए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने आज आरा में नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। आरसीपी सिंह ने औकात से लेकर गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर ये निशाना साधा। मेरी औकात क्या है ना, उनको भी पता है, और मेरी औकात उनसे ज्यादा है, ये मैं बता दूं। इसलिए मैं बता दूं कि 1982 में कहाँ थे वो, सड़क पर घूम रहे थे, समझे। और 1982 में मैं गांव में पढ़ करके मेहनत करके सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास किया था, समझे ना। दिए थे, कभी परीक्षा दिए थे, एक बार परीक्षा इंजीनियरिंग पास करने के बाद। किस चीज़ का परीक्षा था, नेवी का, पास किए थे, पूछ लीजिए। अरे देखिए, आप नेता बनाने वाले कौन होते हैं जी, आपकी क्या औकात है, आपको किसने नेता बनाया, जन्मते नेता थे क्या, आपकी क्या औकात थी 1977 में जब एमएलए का टिकट मिला, क्या हुआ था, हार गए थे, काहे हार गए थे। अरे गद्दार कौन है जी, जो बोलता उससे बड़ा कोई है क्या। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जनादेश का अपमान करने वाला के मुंह से इस शब्द अच्छा लगता है। आरसीपी सिंह जो कि परम मित्र, जो कहिए कि दाहिना हाथ हुआ करते थे नीतीश कुमार के, आज जमकर हमला बोलते। अब वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई शहरों में इन दिनों खूब गर्मी पड़ रही है। लोग आसमान से बारिश की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन इसी सितंबर महीने में जब मॉनसून की विदाई का वक्त है, तब देश के कई हिस्से पानी में डूबे हुए हैं। आज हम भारत की बात के स्पेशल सेगमेंट में ऑल इंडिया फ्लड रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं, क्योंकि आज की ये रिपोर्ट उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक की परेशानी बताने वाली है। और सितंबर के इस महीने में हाल ये है कि देश में रहने के लिहाज से सबसे उम्दा शहरों में से एक पुणे शहर 2 घंटे की बारिश में डूब गया है। नागपुर में आज 1 घंटे की बारिश ने सब कुछ पानी पानी कर दिया है, और पानी बरस रहा है तो सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि कई इलाकों की तस्वीरें वाकई में डराने वाली हैं।
घंटे की सवा घंटे की बारिश के बाद नागपुर एयरपोर्ट से जो नागपुर वर्धा रोड पे आने मिलने वाली जो सड़क है वहां पर करीब करीब तालाब जैसी स्थिति बन गई है। उसका तो गाड़ी खराब हो गई। सड़क पर पानी का प्रचंड प्रहार है। बारिश के पानी से मचा हाहाकार है। जंगल से बस्ती तक पानी की बहती धार है। जानवरों से लेकर इंसान तक पानी की मार से लाचार हैं। अब तक जो तस्वीरें आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखी वो तस्वीरें देश के अलग अलग इलाकों से आई हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक मानसून की ऐसी मार पड़ी है कि सितंबर में भी सड़कों पर सैलाब का रेला है। उत्तर में जोशीमठ हो या दक्षिण में कलबुर्गी, पूरब में सीतामढ़ी हो या पश्चिम में पुणे, पानी की ऐसी मार कि गाड़ियां तिनके की तरह रोड पर बह रही है और लग रहा है मानो सड़क पर समंदर बह रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें पुणे की हैं। रविवार को पुणे शहर में इतनी बारिश हो गई कि सड़क की गलियां डूब गई और रोड पर खड़ी गाड़ियां बहने लगी और ऐसा लगा कि कुछ समय और ऐसी स्थिति बनी रही तो शहर ही डूब जाएगा। इस तस्वीर में आप देखिए कि कैसे पुणे की सड़क पर पानी की धार चल रही है। शाम का वक्त है और लग रहा है कि अंधेरा हो चुका है। कुछ लोग एक दुकान के बाहर बारिश से बचने के लिए छिपे हैं और सामने रोड पर पानी की धार बह रही है। और इसी पानी की धार में कई गाड़ियां आपको बहती हुई दिखेंगी। कुछ लोग बाइक को बचाने के लिए पानी से संघर्ष करते भी दिख रहे हैं। गिनते जाइए 1, 2, 3, 4, 5। बाइक तो सामने से दिख रही है और जो लोगों ने बताया उसके मुताबिक कई लोगों की बाइक बह गई और वो कुछ न कर सके। और ये तस्वीरें शहर के सिर्फ एक इलाके की हैं और वो इलाका है दिघी गांव। ये दूसरी तस्वीर पुणे के पौड़ की है, जहां एक गोदाम के दफ्तर का गेट दिख रहा है। वीडियो यही काम करने वाले शख्स ने बनाया और लग रहा है कि मानो इस गेट से नदी बह रही है। मेन गेट से मटमैले रंग के पानी की धार बहती हुई चली आ रही है, मानो सब कुछ बहा कर ले जाना चाहती हो। बाहर पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी हैं। इस तस्वीर में देखिए कैसे रोड पर पानी बह रहा है और ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त हो चुकी है। पानी की वजह से गाड़ियां स्लो चल रही हैं और रोड पर पानी को पार करने की कोशिश में एक महिला गिर जाती है। तस्वीरें कैमरे में कैद हुई वो तो अच्छी बात रही कि साथ में चल रहे लोग महिला को फौरन पकड़कर बचा लेते हैं।
अब कार के अंदर से बनाए गए इस वीडियो को देखिए। एक तरफ से कार जा रही है और दूसरी तरफ से लेन पूरी तरह से पानी में डूबी है। रोड पर खड़ी कार का ऐसा हाल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरफ कितना पानी भरा हुआ है। ये पुणे के व्यस्त रहने वाले वीटी कवाड़े रोड का हाल है और ये सब हुआ 2 घंटों की बारिश में। सवाल ये है कि क्या पुणे का नगर निगम इसके लिए तैयार नहीं था, और ये तब हुआ जब इसी साल पुणे नगर निगम ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। पुणे देश का छठा और महाराष्ट्र का दूसरा बड़ा शहर है। पुणे नगर निगम का बजट 8,592 करोड़ का है। इसमें सिर्फ जल निकासी के लिए 307 करोड़ रुपए का बजट है। बावजूद इसके रविवार को पुणे डूब गया। बारिश के पानी ने न सिर्फ रोड पर कब्जा किया, बल्कि सैकड़ों घरों में भी पानी घुस गया, जिस वजह से लोग परेशान होते रहे। और ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये उस पुणे की तस्वीर है जो रहने लायक देश के बेहतरीन शहरों में से नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन पर रहता है। अब महाराष्ट्र के एक और बड़े शहर की हालत देखिए। ये नागपुर का नजारा है, जहां देखिए पानी ही पानी है, और ये सब हुआ है आज सुबह की बारिश के बाद। करीब 1.25 घंटे की बारिश हुई, जिसके बाद नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने की सड़क मानो डूब गई। नागपुर में आज सुबह करीब 1.25 घंटा तेज बारिश हुई, और 1.25 घंटे की तेज बारिश के बाद नागपुर शहर में कई इलाकों में किस तरह की स्थितियां हो गई है, यह तस्वीरें वो दिखाने के लिए काफ़ी हैं। नागपुर का जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल है, हवाई अड्डा है, उसके सामने की यह सड़क है। जब लोग नागपुर के जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहां से नागपुर शहर की ओर आने वाला जो रास्ता है, उस रास्ते की स्थिति ऐसी है। आप देख सकते हैं कि कार जो एयरपोर्ट की ओर जा रही है वो किन स्थितियों में एयरपोर्ट के इलाके में प्रवेश कर रही है। करीब 1 घंटे की 1.25 घंटे की बारिश के बाद नागपुर एयरपोर्ट से जो नागपुर वर्धा रोड पे आने मिलने वाली जो सड़क है, वहां पर करीब करीब तालाब जैसी स्थिति बन गई है। और एयरपोर्ट पर सुबह जो फ्लाइट से जो लोग यात्री आए थे और पैदल चलकर सामने एयरपोर्ट के पास का जो मेट्रो स्टेशन है वहां पहुंचकर मेट्रो रेल पकड़ने की कोशिश जो कर रहे थे, उन लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। नागपुर एयरपोर्ट जो है, विमानतल जो है, उसके आसपास दोनों ओर ऐसी एक खाली जगह है जहां बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया है, और उसी जगह से जो बहने वाले नाले हैं उनका पानी नागपुर एयरपोर्ट के सामने की जो सड़क है उस पर आ जाता है, और उस वजह से थोड़ी ही तेज बारिश होने पर यहाँ तालाब जैसी स्थिति बन जाती है। अभी मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई इलाकों में आगे भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मानसून अभी जाने के मूड में है नहीं, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। अब जरा औरंगाबाद से आई तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें हैं औरंगाबाद के देवगिरी नदी की, जहां कपड़ा धोने गई महिलाएं अचानक आई बाढ़ में फंस गई। जान बचाने के लिए वो चबूतरे पर बैठी रही। हालांकि बाद में जब प्रशासन की टीम पहुंची तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। इसी दौरान पानी के तेज बहाव में सब बहने लगी। काफी चीख पुकार के बीच 2 महिलाओं को तो बचा लिया गया, लेकिन एक लड़की का पता नहीं चल पाया। एक पुढे चालले, दोन पकडले, हो गेली बहुती। अब इन तस्वीरों को देखिए जो तेलंगाना से आई है।
यदाद्री भुवनगिरी जिले में रविवार की शाम एक बाइक वाला बहते बहते बचा। हुआ ये कि रोड पर पानी भरा हुआ था और बाइक सवार युवक ने उसे पार करने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि बाइक पानी में चली गई। प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर थी, लिहाजा फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और इस अंदाज में इस युवक को बचा लिया गया। अब जरा उत्तराखंड चलिए और देखिए कैसे वहां मानसून के सितंबर वाले अटैक ने तबाही मचा रखी है। ये तस्वीरें बद्रीनाथ हाईवे की है, जहां नाले में फंस गई कार। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ी झरना रोड पर रफ्तार के साथ गिर रहा है और उसी पानी में रोड पार करने की कोशिश गाड़ी वाले को महंगी पड़ गई। एक तो नाला उफान पर है और दूसरा नाले में कार फंसी है। नतीजा ये हुआ कि हाईवे पर 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। रविवार की रात भारी बारिश के बाद ये हाल था, जिसके बाद सुबह गाड़ी फंसी और कई घंटों तक आवाजाही पर असर पड़ा रहा। बाद में क्रेन की मदद से कार निकाल ली गई। अब जरा एक दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिलेगी। होता यह है कि जब चट्टान टूटकर हाईवे पर गिरती है तो प्रशासन उसे हटवाकर आवाजाही शुरू करवाता है, लेकिन कर्ण परियाग के जिलासू में प्रशासन सोता रहा और स्थानीय लोगों ने ही पत्थरों का मलबा हटाकर आवाजाही शुरू कर दी। हालांकि ये आवाजाही कितनी खतरनाक है, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। तो सितंबर में कुदरत का सितम। अभी सितंबर का आधा महीना भी नहीं बीता है और मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि सितंबर के महीने में मॉनसून जाने वाला नहीं है। मतलब ये कि सैलाब का सितम अभी और सताने वाला है और इसीलिए मौसम विभाग के अलर्ट की अनदेखी ना करें और जब बारिश हो रही हो तो सावधानी बरतें, क्योंकि छोटी सी भूल भारी पड़ सकती है आपकी जिंदगी पर। तो फिलहाल भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।